अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। मैंने अपने दिल से पूछा कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई। अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है? इस कदर अहम बात कर रहा हूं मैं। नहीं वो और उसका जो आप फलसफा है वो सोचे, उसकी फीलिंग सोचे। दिल की बात है, रातों को नींद नहीं आ रही, ये मैं बात कर रहा हूँ। बुढ़ापे में ये होता है। नहीं, बुढ़ापे की कोई ऐसी बात अच्छा, नहीं है। अजीब, आप लोगों ने तो जिंदगी में कोई आप लोगों से काम की बात करो आप लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग सोचे, फीलिंग सही है ठीक है। मैं सीरियस हो के मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैंने दिल से पूछा कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आई। दिल ने कहा बकवास ना कर, दोपहर को सोएगा तो ऐसे ही होगा ना। ये होता है मामला जो आप लोग उल्टे। मुझे पता था नाज़रीन, इसलिए मेरा हासा निकल गया। मुझे समझ आ गई थी कि इधर से कोई कहानी ऐसी ही आएगी, इसलिए मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। वरना अगर मुझे पता होता ना इंसोम्निया के सीरियस मसाइल हैं तो फिर मैं कोई हल निकाल के उनके लिए पेश करती। फिर मैं क्या वो कोई आज को पढ़ी लिखी बात करूं? आप बताएं। चलें, कर सकते हैं बिल्कुल, कभी कभी कर भी सकते हैं और कभी कभी हम करते भी है, लेकिन रोजाना नहीं होनी चाहिए। वैसे वाकई बात मैं कर देता हूँ भाई। एक शख्स था, उसका नाम था टेड केजिंस्की। अच्छा, टेड केजिंस्की जो है वो अमेरिका का एक बहुत जबरदस्त प्रोफेसर था, बड़ा जीनियस प्रोफेसर था। आईक्यू उसका आइंस्टाइन से ज्यादा था है? 167। अच्छा, ओके। टेड केजिंस्की, ठीक है। अच्छा जी, ये जो था वो जो एक तरीके से बहुत ज्यादा जीनियस लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, पीएचडी था इसका और किसी सब्जेक्ट्स में। और ये शख्स जो है पढ़ाते पढ़ाते इसका दिमाग जो है वो पलटा और ये मतलब एक तरीके से पागल हो गया और इसने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये नहीं होनी चाहिए और इसने दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। और इसके बाद इसने एक बहुत बड़ा सा एक मैनिफेस्टो लिखा और मैनिफेस्टो लिख के उसने उसके नुकसानात उसके अंदर लिखे और बताया कि दुनिया के लिए कितना नुकसान दे। लेकिन चलो ये तो मसला नहीं था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने पार्सल बॉम्ब बनाना शुरू किए और बड़े बड़े प्रोफेसर को भेजना शुरू किए। जो खोलता बम फटता और वो मर जाता। ये अमेरिका में सच्चा वाकया बता रहा हूं आपको। उसका दिमाग ठीक नहीं था। जी। 3 बंदे मरे, कई लोग जख्मी हुए। अच्छा, अब ये जाके जंगलों में रहना शुरू हो गया। वहां से ये कार्रवाई करता था, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो है वो ये पार्सल बॉम्ब भेजता था लोगों को। लोग पड़ते थे, मरते थे। हफ्ते में एक दिन ये अपने घर से निकल के आता था और राशन लेता था और फिर जंगल में चला जाता था, वहां जाता था। उसने छोटा सा एक ना जगह बनाई हुई थी। अब अमेरिका की पुलिस जो थी वो इसके पीछे पड़ी। अमेरिका की पुलिस इसके पीछे पड़ी, 18 साल तक इसको ढूंढते रहे, नहीं तलाश कर पाए। और उसके बाद 18 साल बाद इन्होंने क्या किया, इस बंदे की डिमांड थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा ये पूरा जो मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो वो छपे। अच्छा, अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा हम क्यों छापे भाई। पुलिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स से वो छपवाया ताकि वो हर शख्स ने वो जो खरीदने के लिए आया, हर शख्स की ट्रैकिंग हुई। ठीक है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि ये खरीदने के लिए आएगा। नहीं पकड़ा गया। बहरहाल बहुत लंबा अरसा गुजरा, इतनी रकम खर्च हुई पुलिस की अमेरिका की और फिर वो पकड़ा गया बंदा आखिर में। पकड़ा कैसे गया? पकड़ने के लिए भी एक और उससे ज्यादा पागल किस्म का था ना कोई पुलिस ऑफिसर। उसने भी भाई लगा रहा वो अपना, उसने भी अपनी कार्रवाइयां की, ढूंढ लिया इसको। लेकिन 18 साल की मेहनत, कई हजारों अरबों लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उसको पकड़ा पुलिस ने और बताया कि आप सिस्टम से नहीं बच सकते अगर आप जुर्म करेंगे। हालांकि 3 बंदे, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 बंदे रोज मरते हैं। इस हिसाब से कंपैरिजन करें ना यार, क्या है हमारे यहाँ जो हालात हैं, 3 बंदे रोज मरते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर अगर आप जुर्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, चाहे 18 साल तक हमें आपके ऊपर काम करना पड़े, लाखों डॉलर खर्च करने पड़े, हम आपको पकड़ेंगे क्योंकि आप सिस्टम से नहीं बच सकते। और हमारे यहाँ पे सिस्टम बच जाता है, बस सिस्टम बचता है। पढ़ी लिखी बात चाहिए थी, पढ़ी लिखी बात सही है, जबरदस्त बात आपने की है। हर चीज कर सकता हूं मैं, मल्टीपल डायमेंशनल पर्सनैलिटी हूं मैं। ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं अपनी वापस स्टोरीज की तरफ और मलाला के हवाले से हम जरा आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दें। एक तो मलाला की जो हिलरी क्लिंटन के साथ कोलैबोरेशन थी, एक और कल की खबर थी कि भाई मलाला खुद एक जो एक्टिंग कॉमेडी सीरीज है उनमें जलवागर होंगी। फिर में तो वो तीसरा सफ जो सीरीज थी मलाला की, उसका था कि उन्होंने कोलैबोरेट किया हिलरी क्लिंटन के साथ। और दूसरा फटा वो था कि भाई फलस्तीन पे क्यों नहीं बोलती। लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे कि भाई खुल के बोलें। एक ट्वीट बहुत पहले मलाला ने की थी जिसमें वर्ड जेनोसाइड नहीं था, लोग उस पर भी तप गए। लोगों ने कहा कि भाई आप कॉल अ स्पेड, मतलब अगर वो जेनोसाइड है तो आप जेनोसाइड को जेनोसाइड कहें। तो फिर अब मलाला की एक ट्वीट सामने आई है और वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। उस ट्वीट में मलाला क्या कह रही हैं? उस ट्वीट में मलाला ने बुनियादी तौर पर यह बात की है कि मैं इसराइली जो हुकूमत है
उस पर तनकीद करती हूँ और फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और उन्होंने इस बात का पुरजोर इकरार किया है कि जी फ़लस्तीन की हम सबको जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए और इसराइल की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर जो उन्होंने चीज़ लिखी है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आई वांटेड टू स्पीक टुडे बिकॉज़ आई वांट देयर टू बी नो कंफ्यूजन अबाउट माय सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ गाजा। ठीक है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर दी है और हमने ये देखा है कि भाई क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, 6 महीने हो गए हैं और मास ग्रेव्स निकल रही हैं नसर और अल-शिफा हॉस्पिटल में। ये भी बहुत बड़ा मसला है, फ़लस्तीनी जो लोग हैं ये क्या क्या फेस कर रहे हैं। और वी डू नॉट नीड टू सी मोर डेड बॉडीज, वी डू नॉट नीड टू सी मोर बॉम्ब्ड स्कूल्स एंड स्टार्विंग चिल्ड्रन, ये सब उन्होंने लिखा है। आई विल कंटिन्यू टू कंडेम द इसराइली गवर्नमेंट, ये भी लिखा हुआ है, फॉर इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड वॉर क्राइम्स, ये भी लिखा है। और आई अपलॉड एफर्ट्स बाय दोज डिटरमिन्ड टू होल्ड देम टू अकाउंट। बहुत अच्छी बात की उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को, उन्होंने कहा कि आप सीज फायर करवाएं और अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड दें, वायलेंस के खिलाफ हूं मैं जो सिविलियंस के ऊपर होती है, और सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ गाजा ये उन्होंने कही है। और उन्होंने व्हेन वी सी अलार्मिंग साइंस ऑफ जेनोसाइड वी कैन नॉट वेट टू टेक डिसिसिव एक्शन, वी मस्ट वर्क टुगेदर टू अर्ज आवर लीडर्स टू स्टॉप दीज वॉर क्राइम्स एंड होल्ड परपेट्रेटर्स टू अकाउंट। ये उन्होंने कह दिया। और अब मलाला जो है वो बहुत सारे ऐसे ममालिक के लेवल पर आ गई हैं कि जो इसराइल को कंडेम भी करते हैं और उनसे ताल्लुकात भी रखते हैं। ऐसे ही हैं, हाँ ना, वैसे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं ना, बिल्कुल टर्की है जी, जिनके सफारती ताल्लुकात भी हैं, सफारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं भाई ये देखो गलत हो रहा है, वो थोड़ा बहुत कह भी देते हैं, मगर हिलरी का मसला तो हल नहीं हुआ ना। मतलब आपने बहुत अच्छा बयान दिया, ये मुझे वैसे अच्छा हिलरी क्लिंटन से ज्यादा मुझे ये इस वक्त तो मलाला की ये फलस्तीन के ऊपर लबकुशाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी। अब हिलरी क्लिंटन वाला तो मामला है जब हम खुद पाकिस्तानी ही भूल गए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया और जाके चरणों में बस सिलसिला वो जो भी कहते हैं वो हो गए, तो फिर मलाला बेचारी का क्या कसूर? मतलब हिलरी बस सबसे बड़ा मसला ये वो नहीं हिलरी है, वो खड़ी हुई अपनी जगह पे, हिलरी हमें हिला के लेगी है, खुदा ना खास्ता हिलरी जो है वो बड़ी खतरनाक खातून है। लेकिन ये है कि हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी और मीडिया के साथ उनका बड़ा जबरदस्त इंटरेक्शन था। वो उस जमाने के जितने भी सहाफी है, सीनियर सहाफी, वो उस वक्त को बड़ा याद करते हैं, कहते हैं दोज वर द डेज। तो वाकई दोज वर द डेज, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जो वैसे यूं सर से सर टकरा हुआ है ना, बिल्कुल। तो वो शाह साहब का ये इस कौम के हालात देख के ना मैं बस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक मलाला मासूम खातून ने अगर उसके साथ वो कर लिया कोलैबोरेशन, तो उसमें कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। नाज़रीन, गलत तो गलत कहो, गलत को गलत कहें, लेकिन हम खुद भी तो गलत को गलत कहें ना। हमारा अपना मसला है, एक मलाला के कॉन्ट्रैक्ट से कुछ नहीं होता, हमें हमारी गवर्नमेंट्स को मामलात तय करने की जरूरत है। गजा के अस्पतालों में जो इज्तिमाई कब्रें आ रही हैं उसने अक़वाम मुत्तहिदा को भी हिलाकर रख दिया है। और उनके जो सरबराह हैं लकटक, उन्होंने कहा है कि अल नासिर और अल शिफा हॉस्पिटलों में जो मास ग्रेव्स जो दरियाफ्त हुई हैं वो बहुत शदीद खौफनाक मामला है ये। और उन्होंने कहा है कि भाई इसकी तहकीकात करो, ये वो मास ग्रेव्स में से जो लाशें जो निकल रही हैं लोगों की, वो बरहना लाशें हैं, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं जी। इस कदर सफाकियत का मुजाहरा हो रहा है इसराइलियों की तरफ से। ये हालात वहां पर है कि उन लोगों को बांध कर, जो उनके कपड़े उतार कर और डाल दिया गया है उन ग्रेव्स में और उसके ऊपर मट्टी डाल दी गई। मतलब इस कदर हम कह सकते हैं कि जो तकलीफ दे मनाजिर हैं, एक आम इंसान, सफाक से सफाक तर इंसान भी जो है वो चीज देखता है तो उसको भी तकलीफ महसूस होती है। अल नासिर से मिली है 283 लाशें, 283 लाशें ये अल नासिर हॉस्पिटल से मिली हैं और हाथ वाथ बंधे हुए थे उनके। तो अब देखें कि ये क्या घुल खिलाती है ये चीजें। बिल्कुल, अल्लाह ताला रहम करे इन लोगों। अच्छा, हमास का इस पे कहना है कि जो ये लाशें हैं इनमें ऐसे शहरी भी शामिल हैं जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने बगैर कोई इल्जाम लगाए बेरहमी से मारा है। मतलब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उस कॉन्फ्लिक्ट से एक्टिवली कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बेचारे अपनी जान बचाते इधर उधर फिर रहे हैं, उनको भी इन्होंने बेरहमी से मारा है। तो ये बात सामने आई। अच्छा, एक और चीज भी हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का भी तो बताया ना, खबरें मोदी सरकार की भी आ रही हैं। और मोदी सरकार जो है भारतीय वजीर आजम, उसका मैंने बताया था आपको, उसने तकरीर की थी। क्या तकरीर की थी? कि ये मुसलमान दरअंदाज हैं और अगर कांग्रेस की हुकूमत होती तो ये सारी जो आपकी दौलत है वो दरअंदाजों को दे देती, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये आपके मुल्क में। तो ऐसा उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कहा था अपने राजस्थान के जलसे में। अब इलेक्शन कमीशन ने उसका लिया है नोटिस और इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उसका नोटिस लिया है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मोदी की राजस्थान में की गई तकरीर के खिलाफ शिकायत का जायजा ले रहे हैं और मोदी ने राजस्थान में
इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि भाई कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो लोगों की जायदाद, जमीन, सोना मुसलमानों में बांट देगी। तो ये सारा मामला हुआ। अब वो नोटिस इन सारी शिकायत का जायजा ले रहे हैं। किसी ने कहा था ना, नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया। किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, ये कोई बड़ी मशहूर शख्सियत थी। अच्छा, पाकिस्तान के बड़े मशहूर सियासतदान ने। नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया, कुछ ऐसा था। कायरा साहब तो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, ये नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन इधर भी मुझे लगता है कि नोटिस में लिया कख नहीं लिया होगा। क्या ही हिलिया होगा इधर, मतलब मोदी का क्या ही हिला देंगे वो। उसने क्या तबाहियां फेर दी इंडिया में, वो सेकुलरिज्म और उनका जो भी वो एक भारत का ये एक तस्वीर नेहरूवियन जो कॉन्सेप्ट था और वो सारा, वो तो सब मलियामेट ही उसने कर दिया। लेकिन खैर बहरहाल अगर लोग मोदी को वोट डालते हैं और मियाँ बीवी राजी हैं तो फिर क्या करेगा काजी। बिल्कुल, तो मियाँ बीवी राजी जो फड्डे में पड़ गया हूँ, ये फड्डा हो गया, बड़ा जबरदस्त फड्डा हो गया। किसका? वो जो नासिर जहांगीर और उनकी हम बात कर रहे थे ना, बाबर आजम की। शादी नहीं करूंगी मैं बाबर से। शादी नहीं करूंगी बाबर आजम से या नासिर जहांगीर। तो ठीक है यार, नहीं करेंगी तो उनका हक है यार, नहीं करेंगे, उनका हक है, उसमें तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ मैरिज हर एक को हासिल है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या फड्डा बाबर आजम से हो गया क्या? लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू की। बाबर आजम के जो फैंस हैं वो नाजिश की कर रहे हैं ट्रोलिंग, जो कि गलत बात है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उस पर एक पोस्ट सामने आई और उस पे लिखा हुआ था कि नाजिश ने ये कहा है कि भाई अगर आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी है तो आप अपनी बहन का रिश्ता दे दें उसको। और वो भी गुस्से में आ गई, जाहिर है कि भाई ट्रोलिंग कर रहे हैं सब लोग, तो भाई अगर आपको इतना ही शौक है तो आप कर लें। नहीं तो मुझे तो इस बात पे भी हैरत है कि अगर इतना, मैंने आज तक वैसे जब भी मैंने कोई तस्वीर पोस्ट की है या कोई वीडियो लगाई है ना इंस्टाग्राम पे, मैंने अपनी अपने इंस्टाग्राम पे, जब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं या ट्विटर भी आप लिख लें, चलो ट्विटर को भी उस खाते में डाल लें आप, आज तक मैंने कोई कॉमेंट्स ऐसे खोल कर मतलब बाकायदा पढ़े नहीं है कि लोगों ने मुझे उस पर कितनी गालियां दी हैं या कितना लोगों ने मुझे सराहा है। इंस्टाग्राम पे तो मैंने बिल्कुल ही नहीं, हाँ इंस्टाग्राम पे तो मैंने वैसे बिल्कुल ही नहीं खोला, कभी कमेंट सेक्शन खोला ही नहीं है, कभी नीचे तस्वीर के नीचे आ रहा होता है, कभी मैंने नहीं देखा। और क्योंकि वो होता ये है कि लोग बस अपनी बात बात की बोलियां बोल रहे होते हैं, क्या जरूरत है। तारीफें भी लोग करते हैं, तनकीद भी लोग करते हैं। तो तारीफें भी क्या, एक मिनट, किसी भी खातून का आप इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल जो है वो खोलकर देखें, उसमें उस खातून की तस्वीर होगी और उसके नीचे क्या होगा, लुकिंग नाइस, हैंडसम, ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, दिल बने हुए होंगे लाल कलर के। यही तो हमारी खुराफात चल रही है। यही कह रही हूँ ना कि ये चीज होती है, यही कह रही हूँ कि ये चीज है काबिल कबूल है, लेकिन ये नहीं काबिल कबूल के अगला सवाल करे। वैसे तो मेरा अपना मशवरा नाजिश को भी है, नाजिश को भी मशवरा ये है कि अगर इफ यू कांट टेक द हीट देन इन द किचन देन गेट आउट ऑफ द किचन। ये वो काजी साहब ने कहा था ना, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी साहब ने कहा था, इफ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन खोलना ही क्यों है भाई? उसमें तो फिर हर किस्म का सवाल होगा, फिर जाहिर है आपको हर किस्म का जवाब देना पड़ेगा। जवाब जब आप देंगी तो उस पर अलग से रद्द अमल आएगा। एंड इट। नहीं भाई, बात यह है कि देखें उसके बाद उनकी एक और पोस्ट सामने आई। अच्छा, लिखा कि ये मेरे साथ गलत बात मंसूब की गई है, मैंने इस तरह की बात नहीं की है। हाँ, ये भी आई है। नहीं, उन्होंने जो ट्वीट किया कि माजरत ही करूंगी। नहीं, माजरत तो करूंगी, वो तो है। सवाल पूछा कि माजरत के बाद ये वाला जो जुमला कि भाई जिसको नहीं पसंद है वो अपनी बहन का रिश्ता दे दे। अच्छा। फिर उनकी एक और आई पोस्ट कि ये वाली बात मैंने नहीं कही है। फटे में पड़ गए ना। अब क्या, बाबर आजम भी बेचारा उधर टेंशन में रगड़ा गया, उसका मैच है आज, आप लोग उसकी हाँ वो खाम खा और ना उसको पता ना उसका लेना, मासूम का ना देना। बिल्कुल वो अपना क्रिकेट खेल रहा है, उसको बोल रहे हैं भाई तुम्हारी शादी नाजिर जहांगीर से होना। क्या हो गया? अब मेरा वैसे मशवरा ये है कि अब बाबर से भी कोई ये सवाल पूछे कि अगर आपको नाजिर जहांगीर शादी का प्रपोजल भेजती तो आप एक्सेप्ट करते? अभी उनसे भी पूछो ना भाई, दोनों तरफ से। नहीं, दोनों तरफ से हो ना, दोनों तरफ से उनका भी तो अब एक टेक आएगा ना सामने। लेकिन खैर खातून का एहतराम करें। आपकी खवातीन के साथ बड़े खूबसूरत रिश्ते जुड़े हुए हैं, माँ का है, बहन का है, बेटी का है, इन रिश्तों का एहतराम करें खुदारा। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे होती हैं वो हमारी माँ बहन बेटी नहीं होती ना, तो हम तो उसकी इज्जत करते ही नहीं है, हमारा तो मसला ही है। ये है बस, तो इसीलिए कह रही हूँ ना, अपनी माँ को सामने ले आया करें जब आप किसी की तस्वीर इंस्टाग्राम पे देखते हैं। लेकिन बहरहाल एक और खातून है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया। थोड़े को कोई ऐसी बात आ जाएगी फिर लोग मुझ पे वो करना शुरू कर देंगे, बाद में बताऊंगा। नहीं तो आप वैसे क्या हो गया, ट्रोल्स बर्दाश्त करें? नहीं, ट्रोल्स नहीं बर्दाश्त कर रहा। अच्छा, क्यों? फिर वो होता है ना कि यार आपने इस बात का भी जोक बना दिया। वो आपको बताएं, वो अलग साइड है, वो अलग एक ओपिनियन वाले लोग हैं। वो तो कहते हैं कि इतनी सीरियस चीज को आपने ऐसा इसीलिए कोई जोक नहीं करना। ठीक है। आपने देखा नहीं वो क्या हुआ था अदनान सिद्दीकी के साथ, वो मक्खी वाली बात पे?
अब उनको मक्खी की यार बात ये कि उसने एक एग्जांपल दी, अभी वो मतलब हो रहा था उसने कह दिया। अब आप देखो दुनिया में हर चीज पर तनकीद हमारे यहाँ करने का शौक होता है लोगों को। बहरहाल अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो उनकी बात थी, उन्होंने माफी मांग ली, खत्म हो गया। अदनान भाई चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अदनान भाई को दरमियान में नहीं लाएंगे, अभी सिर्फ बाबर तक रुकेंगे हम। मैं कुछ कहूंगा बाबर तक रुकेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लाहौर से एक जबरदस्त खबर सामने आई है और बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आई है। फीमेल चांसलर जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, जिसको जीसी यूनिवर्सिटी भी अब कहते हैं, पहले जीसी कॉलेज हुआ करता था, मशहूर जमाना और खूबसूरत बिल्डिंग्स वाला जबरदस्त हमारा हिस्टोरिक विरसा जो है जीसी कॉलेज, उसकी जो वाइस चांसलर है, फर्स्ट फीमेल चांसलर जो है वो खातून आई है सामने। प्रोफेसर 160 सालों में पहली मर्तबा ये खातून चांसलर बनी है। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर साहिबा जो है वो 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली वाइस चांसलर जो है वो बन गई है। की मुलाकात करवाते हैं दो बच्चियों से जो कि बड़ी टैलेंटेड बच्चियां हैं। और कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई और ये तस्वीर थी वसीम अकरम की, और वसीम अकरम इन दो बच्चियों के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने लिखा कि ये हैं जी स्क्वाश का फ्यूचर, ये हैं स्क्वाश की चैंपियन। हमारे साथ मौजूद हैं सैरिश अली और मानूर अली। सैरिश जो है वो पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 है, मानूर पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 2 है। वाह बिल्कुल, और वुमेन सीनियर में वो नंबर 3 भी है मानूर। जी। और बहुत सारे इनके अवार्ड्स हैं। मतलब सैरिश जो है वो 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुकी है, नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुकी है। सब इनके रिकॉर्ड्स हैं दोनों बहनों के, ये सारे बिल्कुल बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। इनको पढ़ने का जो है वो हम में हौसला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टैलेंटेड तरीन बच्चियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और बहुत तरक्की दे और नंबर 1 दुनिया का प्लेयर बनाए। सैरिश और मानूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप में से सैरिश कौन है और मानूर कौन है और बड़ी कौन है और छोटी कौन है? अच्छा, तो आप दोनों में कितना फर्क है एज का? 1 साल का फर्क है। 1 साल का। और आप दोनों ने जो स्क्वाश खेलना है वो कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये जरा हमें कहानी सुनाए। हम लोगों ने स्क्वाश जी पहले ज्यादातर तो मैं छोटी स्टार्ट किया और 4 साल हो गए, उससे 3 साल हो गए। मेरी बड़ी बहन है वो भी अभी रिसेंट गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, मैं टीम को लाई हूँ, ब्रोंज लाई है, और मेरी बड़ी बहन अंडर 17 में गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया की। वेरी गुड, जबरदस्त। तो आपके घर में जो स्क्वाश का रुझान है वो किसकी तरफ से आया है? कौन ऐसा है जिसका शौक था ये? पापा हमारे एथलीट रह चुके थे, उन्होंने क्रिकेट भी खेली थी, बैडमिंटन भी खेला था, बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके थे। तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज मिलाने के लिए उन्हें स्क्वाश बहुत सेव किया और इंडोर गेम है और वो मुझे बहुत अच्छी है, इस वजह से हमें स्क्वाश में खेलना। तो अगर आप दोनों को ये फैसला करना हो कि आप दोनों में ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन है स्क्वाश का, तो वो कौन होगा? वो दोनों मैच खेल लेंगे, पता लग जाएगा। हमारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, जो तीसरी है आप लोगों की बहन, वो कैसा खेलती है और उसकी क्या उम्र है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं, उसका भी हम गायबाना जिक्र करना चाहेंगे। वो 15 साल की है मेरी बड़ी बहन नैविश अली, और अभी तक वो 20 टाइटल्स से अबव ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। तो अभी जो आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट खेला, वो टूर्नामेंट कौन सा था और उसमें आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया ना? ऑस्ट्रेलिया में हमने टूर्नामेंट खेला, वो ईद के दिन से ही था, सेमीफाइनल और तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा ही टीम है, बहुत पूरे वर्ल्ड से प्लेयर आते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर आते हैं, टॉप से प्लेयर आते हैं, मतलब हर कंट्री की जो टॉप के प्लेयर होते हैं वही आते हैं। तो वो प्लेटिनम कैटेगरी का इवेंट था और हम लोग में और बहुत टफ फाइट थी, बहुत अच्छी लड़कियां थी। और मेरा फाइनल जो है तो जब जापानीज के साथ था, जो बहुत एशिया नंबर 4 है, तो बहुत नर्वस थी मैं। तो ये वसीम अकरम साहब भी वहाँ मैच देखने आए हुए थे या बाद में मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, हम लोग उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया था और वसीम अकरम भी वहाँ पर थे। अरे वाह। तो उन्हें हमें बहुत अप्रिशिएट किया और वो बहुत मोटिवेट। वेरी गुड। तो मानूर ये बताएं कि आप नंबर 2 क्यों हैं और सैरिश नंबर 1 क्यों है, ये क्या वजह है? रैंकिंग के हिसाब से, जिससे ज्यादा टूर्नामेंट जीते होते हैं उतना उसकी रैंकिंग अच्छी होती है।
मैंने मानू से ज्यादा टूर्नामेंट जीते तो मेरी मानू से रहेगी मैच। मैंने अपनी टीम का खेला नहीं। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर आप दोनों का एक मैच करवा लिया जाए और उसमें मानूर जीत जाए तो वो नंबर 1 हो जाएंगी? नहीं, अगर इसी तरह वो 2-3 टूर्नामेंट्स और जीतेगी तो फिर उसकी रैंकिंग मेरे। अच्छा, टूर्नामेंट बेस्ड रैंकिंग, सही, गुड गुड गुड, जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर टूर्नामेंट खेलती हैं और आपने अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेला टूर्नामेंट, आपको क्या डिफरेंस लगा? अभी सारी जो इंटरनेशनल टीम थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हम कराची के लैंड थे। हमारी कराची में एक वहाँ पे टूर्नामेंट था नेशनल प्लेयर सैरिश के लिए, और जीती नेशनल के टिकट। और वहाँ पर वहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। वो लोग मतलब उनको उनमें टैलेंट होगा, लेकिन हमारे पास टैलेंट है और फैसिलिटीज की कमी है। और उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज, बहुत स्पेयर रैकेट्स उनके पास नहीं होते हैं, उनके पास बैग्स और कोचेस, फिजियोथेरेपी के लिए अलग से होते हैं उनके पास। तो वैसी फैसिलिटीज है, वरना मेहनत करते और बस थोड़ी फैसिलिटीज। बिल्कुल, लेकिन ये कि आप लोगों ने देखें जिस तरीके से ये टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और पाकिस्तान में आप अंडर 15 में नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग पर हैं, तो हमारी दुआ ये है कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और वर्ल्ड नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग आप लोगों की होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये टारगेट आप लोगों ने बना लेना है और ये टारगेट इंशाल्लाह अचीव करना है। थैंक यू मानूर, थैंक यू सैरिश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक नई जमात जो है वो आने वाली है। अब इस सियासी जमात का नाम रखा जाना है और ये सियासी जमात उन लोगों की यूं कह लीजिए कि उन लोगों की एक काविश है कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में रिफॉर्म्स हो, क्योंकि इस वक्त हम पाकिस्तान की सियासत में जो देख रहे हैं वो बहुत गलत है। और अभी तो हमने और बहुत सारी चीज़ें देखनी भी हैं कि पार्टीज़ में इंटरनल ड्रिफ्ट्स भी हैं, पार्टीज़ के अंदर एक्सटर्नल ड्रिफ्ट्स भी हैं, इदारे भी आपस में टकराव कर रहे हैं। तो ये एक रिफॉर्म का एजेंडा लेकर कुछ लोग उठे हैं। अब ये एजेंडा क्या है उस हवाले से भी बात होगी और आज की सियासत में जो कुछ हो रहा है इस पर भी बात होगी। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर आपकी पार्टी में कौन कौन शामिल हो सकता है ये भी बताएं जरा लोगों को। हमारी पार्टी कौन कौन पे मुश्तमिल नहीं है। अच्छा, हमारी पार्टी एक पैगाम है, एक काविश है। अच्छा, हाँ, ये कौन नहीं 20 आदमी बैठे होंगे, ये बड़े आदमी थे, नहीं कभी किसी वक्त अगर वो बहस करनी चाहे कि भाई वो सहाफत 4 आदमी आपके सामने कर लें। हमारा काम है पार्टी बनानी, उसका एक पैगाम होगा, उसका एक मकसद होगा, उसकी एक सलाहियत होगी और एक रिफॉर्म का एजेंडा होगा और फिर उसके बाद पार्टी को ग्रो करेंगे, लोग शामिल होते रहेंगे। सफर है, ये सफर है, ये एक दिन की बात नहीं कि शुरू करेंगे। लंबा सफर है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान की सियासत असर ऐसे भी होती है कि डायनेस्टिक होती है या कोई एक शख्स होता है और उसके इर्द गिर्द सारी कहानी जो है वो मरकूज होती है। अब हम चाहे पीपल्स पार्टी देखें, PMLN देखें या फॉर दैट मैटर PTI भी देखें, वो 1 मैन पार्टी होती है और उसी के इर्द गिर्द उसके लोग भी काम करते हैं। और तो आप लोगों का वो 1 मैन कौन होगा? नहीं, ये ऐसी 1 मैन वाली पार्टी नहीं है ना, ये डायनेस्टिक है। ये मैंने कहा ना एक मकसद के लिए है, तो मकसद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मसलन मेरा जो नाम के बारे में एक राय है उस पर बाकी लोग इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, और वो नाम भी जो है वो इत्तेफाक से ही होगा, कंसेंसस से आएगा। कंसेंसस से आएगा। अच्छा, तो वो क्या नहीं, हर बात कंसेंसस से नहीं होती। जब आप अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसमें हायरार्की होती है, बिल्कुल, तो फिर सबकी सुनते हैं और फैसला होता है। मुशावरत जरूरी है, मुशावरत बहुत जरूरी है और हकीकी मानूं में मुशावरत। पर ये नहीं कि 6 आदमी बुलाए और उन सबने कुछ और कहा, आपने फैसला कुछ और कर दिया। तो आपका मनपसंद नाम क्या है इस वक्त? देखिए, मेरी राय है, चूंकि रिफॉर्म है तो रिफॉर्म के नाम से कोई जमात होनी चाहिए। अच्छा। उसके अंदर रिफॉर्म का लफ्ज आए। अब रिफॉर्म अंग्रेजी का लफ्ज है, अक्सर लोग, हालांकि सिंपल लफ्ज है, हाँ, लेकिन शायद लोग ना समझे। तो वैसे भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे नाम है वो
लिए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी भी मौजूद है। अच्छा, तो कोई ऐसा नाम रखिएगा जिसमें देखे इंसाफ ना आता हो, इस्तेकाम ना आता हो, मुगल वाला आता मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग भी इतनी सारी है हमारे यहाँ पर, यूसुफ सही और मुगल वाला भी आता हुआ है। आते हैं बिल्कुल। देखिए रिफॉर्म तो हम सब चाहते हैं, हमारा एजेंडा भी रिफॉर्म है, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज ये कि हर पार्टी का एक वोट बैंक होना बड़ा नेसेसरी है, क्योंकि जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई थी उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि एक वोट बैंक जब तक नहीं होता हमारे यहाँ पर, उस वक्त तक वो पार्टी बनना और उसका सही तरीके से परफॉर्म करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो वोट बैंक कैसे आएगा? क्या हमारे लोग इतने ज्यादा बाशऊर हो चुके हैं कि वो डायनेस्टीज पॉलिटिक्स से निकलकर रिफॉर्म पॉलिटिक्स की तरफ जाएं? देखिए, अब इस्तेकाम पाकिस्तान की हमने बात की। इस्तेकाम पाकिस्तान इलेक्टेबल्स लेकर आई थी। उन्होंने 20-25 लोग बिठाए, उन्होंने कहा ये इलेक्टेबल्स हैं, ये जनाब बड़े पाए के सियासतदान हैं, वोट बैंक साथ लेकर आए तो सक्सेस तो लाजमी है। लेकिन इन इलेक्शन ने साबित कर दिया कि ये बात चलती नहीं है। तो आज आपका मकसद, आपका पैगाम जो है वो चलता है। ये कामयाबी है सियासत इस इलेक्शन की, और इसकी जो नाकामी है वो भी बेइंतहा इस इलेक्शन की, कि जो पैसे का अमल दखल इस इलेक्शन में आ गया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैंने 85 के बाद हर इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो ये आज 40 साल बाद जिस पस्ती में हम पहुंच गए खासतौर इलेक्शन के हवाले से, वो उसकी मेरा दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, यानी 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25, 70 करोड़, वो तो 90 बात वहां पे 90 करोड़ साहब ने 90 करोड़ का फिगर जी, वो उनकी राय है। बहरहाल मैं 70 करोड़ तक बता सकता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि अच्छा लोगों ने, और ये इलेक्शन जीतने के लिए पैसे दिए गए। सेनेट के इलेक्शन में 70 करोड़ दिए गए, सेनेट के इलेक्शन में, इनमें नहीं, इससे पिछले वाले में। अच्छा, ओके, जो पिछला जी, जो पारसा हुकूमत करती है, माशाल्लाह, बिल्कुल वो 70 करोड़ उसने जीतने के लिए। शिफा को बात पसंद नहीं आई। मैं तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई पिछले कुछ अरसे में। आप यकीन करें, एक आदमी ने 70 करोड़ दिए, और फिर वो जीता। जी, जीता भी, फिर भी जीता तो शर्म की बात। देखिए, वो जीता, पैसे पार्टी ले रही थी, पार्टी को दिए, मुझे टिकट दे दो, मैं आपको बन गए। वो सेनेटर है, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, नहीं, उन्होंने पैसे दिए, अच्छे आदमी, जुर्म तो जो लेने वाले का जुर्म है, उनका जुर्म है। पार्टी फंड भी तो कोई चीज होती है, पार्टी चलती इस तरह, आवाम की खिदमत भी जरूरी होती है। आप लोगों का भी पार्टी फंड होगा जी, फंडिंग जरूरी होती है, लेकिन वो आप कैसे उसको हासिल करते हैं, असल बात ये होती है, और फिर उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने कोई तरीका वाज़ेह किया है कि ऐसे ऐसे हम उसको पार्टी जी बिल्कुल, हर चीज रिकॉर्ड में होगी, हर चीज रिकॉर्ड में होगी। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, किसने पैसे दिए, खर्च कहाँ पर। कभी कभी रिकॉर्ड भी गले पड़ जाते हैं, रिकॉर्ड ज्यादा अगर किया हुआ हो। नहीं, रिकॉर्ड ज्यादा किया और खर्चा ना शो किया हो, तो फिर आपने जब पैसे ज्यादा इकट्ठे कर दिए, खर्च नहीं किए, वो किसी और को दे दिए, तो फिर बात थोड़ी खराबी हो जाती है। एक बिल्कुल सिंपल सवाल कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, वो लव हेट रिलेशनशिप होता है। जब वो हुकूमत में होते हैं तो ये लव होता है, फिर बाद में हेट में कन्वर्ट होता है, बाद में हेट हो जाता है मुकम्मल। आपके जहन में क्या चीज है कि ये रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ये आईनी, ये इश्क नहीं है, ये आईनी है, ये लेन देन का मामला नहीं है। मुझे कुर्सी दे दो, मैं आपके साथ हूं, तो इसकी बुनियाद आईनी होनी चाहिए, और आईन में अगर कोई कमी है ना, पूरा कर ले। हाँ। अगर एस्टेब्लिशमेंट को और स्पेस चाहिए, बाकी वो अवाम के सामने डिबेट हो, दलील से बात हो कि भाई हम ये समझते हैं कि ये सियासतदान इस मुल्क के अवाम अहल नहीं है फैसले करने के, तो एस्टेब्लिशमेंट फैसला किया करेगी। ठीक है, चले, ये भी एक तरीका है। आप जो भी आइन में तरमीम चाहिए, ये मुमकिन नहीं है कि निज़ाम में इख्तियार कहीं और हो और जिम्मेदारी किसी और की हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता, लेकिन आपको बिल आखिर एक निजाम के तहत ही मुल्क चलाना पड़ेगा, एक कानून, और वो ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता आइन है। सही है, क्योंकि अभी जो बातें आ रही हैं, मैं बड़ा परेशान हूं कि ये कैसा मामला है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ को कस्में खा के यकीन दिलाना पड़ रहा है कि मैं हुकूमतों को गिराने में मुलविस नहीं था। क्या हम इस नहज पर आ चुके हैं? और वो ये कह रहे हैं तो उन्हें ये कहने की क्या जरूरत पेश आई? क्या लोग उन पर यकीन नहीं कर रहे? और अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे किसी मामले को दबाने के लिए भी ऐसा होता है कि हाँ जी कस्में खाओ और कहो कि भाई ये मैंने तो नहीं किया,
ताकि अपने आप को बरियोसिमा करवाए? नहीं, कस्मों से बात कस्मों पे आ जाए फिर बात खराब हो जाती है। उनको इस बात से दूर रहना चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया नहीं किया वो सियासतदान नहीं है, अवाम के वोट से नहीं आए थे, वो एक हुकूमत के मुलाजिम थे, आर्मी चीफ बने, पूरा उनका करियर है। उसके बाद वो 6 साल वहां पर रहे। उस अरसे में बहुत ऊंच नीच पाकिस्तान में आई, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल। एक हुकूमत तोड़ दी गई, एक इलेक्शन चोरी हो गया, ठीक है, दूसरा इलेक्शन आ गया, ये सब बातें यहाँ पर हुई हैं। एक्सटेंशन मिली उनको, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुलवस हो गया, एक बहुत। और इस सारे अरसे में पाकिस्तान मजीद जवाल का शिकार ही हुआ, इंतशार आ गया मुल्क के अंदर, निफाक आ गया माशरे के अंदर, ये बड़ी सीरियस बातें हैं। बिल्कुल। तो अब उनको इस बात से बाहर रहें, और जितनी वो बात करेंगे, हर बात जो बात भी होती है उसको कई लोग जानने वाले होते हैं। अगर मैंने और आपने कमरे में बात की ना, 2 लोग तो जानते हैं ना क्या हुआ। बिल्कुल। वो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, तीसरे लोग भी तो 2 लोग तो कम से कम जानते हैं जी। तो 2 लोग भी जानते हैं क्या हुआ। अब आप कुछ कहें तो फिर मैं भी कह सकता हूँ, फिर वो डिबेट शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कसम उठाई, उन्होंने कुरान निकाल लिया। बिल्कुल। इन चीजों से ये काम सियासतदान। बट आपकी नॉलेज के मुताबिक वॉज ही इन्वॉल्व या नहीं? किस बात में? जो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो हुकूमत गिराने में कभी भी इन्वॉल्व। भाई जो मेरी नॉलेज है, इमरान खान साहब का भी उनसे गिला ये है कि इन्होंने मुझे बचाया नहीं। सही है। क्या उनका काम था बचाना? नहीं। तो उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा किया। अगर नहीं बचाया तो आईनी किरदार अदा किया। ये भी हकीकत है। क्या इमरान खान साहब ने भी कहा और बाजा साहब ने कबूल किया कि जब कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान साहब ने लिया, एतमाद का वोट लिया पहले, तो मैंने बंदे पूरे किए थे। फिर बंदे नहीं थे उनके पास, तो वो अमल आईनी था, गैर आईनी था, उससे इमरान खान साहब खुश हैं। वो तो इतराज नहीं कर रहे ना। लेकिन जब उनकी मदद नहीं की अदम एतमाद से बचाने के लिए, तो फिर वो मुजरिम हो गए। बिल्कुल। तो बाजा साहब तो हर तरह से फंसे हुए हैं। तो हमने 10 महीने काम किया है, मेरी इज्जत करते रहे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ इस हवाले से। बाकी इख्तलाफात इशूज पर होते हैं, लेकिन मेरा उनको मशवरा होगा कि इन मामला से दूर रहें। आप क्योंकि वो हर रोज या तो अपने आप को रोज जाए टीवी डिफेंड करें जो बात की है, एक बात निकल जाती है, और कई दफा उनके साथ ही हो चुका है, पहली दफा नहीं है। जी। अच्छा, अब क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हुए, तो वक्फे के बाद फिर आकर जो है वो बात को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर आजम और नून लीग के भी टेक्निकली अगर हम कह दें तो साबिक रुकन। खैर ये गलत नहीं होगा क्योंकि अब इरादा इनका आएंगे वापस सियासत में। सर ये बताएं कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को, उनमें क्या हुआ? 45 कौन जीता या कौन? 45 जीता जी। 45 नहीं, अगर पार्टी स्पेसिफिक हो जाए हम, कौन पार्टी जीती, कौन सी पार्टी? 45 जीता है जी, बस बात समझ ले। तजर्बा आ गया ना, जरूरत ही नहीं है। काम अगर आप लोगों के साथ कल को हो गया जी, अगर ये काम आप लोगों के साथ हो गया, हमारे साथ होता रहा है ना, वो नई बात नहीं है। लेकिन मुल्क का क्या बनेगा? बात तो मुल्क की है ना। मेरे इलेक्शन जीतने या ना जीतने, मुझे अवाम को फैसला करने दें, जिसको भी लाते हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, हमने ये फैसला कर लिया, आप पाकिस्तान को 3 फेयर इलेक्शन दे दें, आपका निजाम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। 3 फेयर इलेक्शन दे दें और इलेक्शन की खराबी को कंट्रोल करें। ये जो पैसे की सियासत आ गई है, ये जो मामला पैदा हो गए हैं, इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर आदमी अब इंटरफियर कर रहा है, पैसा इंटरफियर कर रहा है, रिश्तेदारी इंटरफियर कर रही है, ताल्लुक इंटरफियर कर रहा है, आरओ इंटरफियर कर रहा है, इंटेलिजेंस वाले इंटरफियर कर रहे हैं। आप इस किस्म का अवाम की राय तो एक तरफ रहेगी और उस पर हम 70 अरब रुपए खर्च कर देते हैं और रिजल्ट अपनी मर्जी का बनाते हैं। जी, बात 70 अरब की नहीं है, बात यह है कि रिजल्ट क्या है, क्या वो रिजल्ट अवाम की उमंगों का तर्जुमान है या नहीं है? वो नहीं है, एक हकीकत है। मैं आपको बिल्कुल पूरे जो आज कौमी असेंबली सेनेट में लोग बैठे हैं, इनमें से आधों से ज्यादा यहाँ नहीं होना चाहिए, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। वो वोट नहीं डाला जी, उनको वोट नहीं डाला, वोट किसी और को पड़ा था, वो वैसे यहाँ बैठे या पैसे से आए हैं। सिंपल, बिल्कुल। अच्छा सही है। अब एक और सवाल जो बड़ा अहम है और बहुत हर तरफ से चल रहा है, वो ये है कि सारी जमातों को साथ बैठना है। ये साथ बैठने और बिठाने का सिलसिला कौन इनिशिएट करेगा? इस तरफ भी ईगो है, उस तरफ भी कुछ मामलात की ईगो है, ये कौन बैठेगा साथ और कैसे बैठाएंगे साथ? ईगो को खत्म कर ले, मुल्क भी तो है ना। किसी बड़े मकसद के लिए अपनी
ईगो को मारना पड़ता है। ये लीडरशिप के तकाजे होते हैं, चाहे आप सियासत में हो, चाहे आप जज हो, चाहे फौज में हो। ये लीडरशिप का बुनियादी तकाजा है। अपने मफाद को एक तरफ रखें, अपने इदारे के मफाद को एक तरफ रखें, आइन को देखें, मुल्क को देखें। जहां पर हम आज खड़े हैं, मैं हैरान हूं कि हमें परवाही नहीं है। इस मुल्क में जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनको परवाह नहीं है। यकीन करें, मुझे वो अर्जेंसी नजर नहीं आती, वो तकलीफ नजर नहीं आती जिसकी आज जरूरत है। क्योंकि कल जब वजीर आजम साहब कराची में बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हुए थे तो वहां पर ये डिमांड भी आई, ये बल्कि उनसे ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप अडियाला जेल में जो कैदी है उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाएं। डू यू थिंक कि वो हाथ बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे? बात किसने की? बिजनेस कम्युनिटी। मैं आरिफ हबीब साहब ने की। जी आरिफ हबीब साहब मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी कदर भी करता हूँ, बहुत मोहतात आदमी है। बिल्कुल। जब आरिफ हबीब ये बात कर दे तो फिर बात बड़ी दूर चली गई है। यकीन करें, बहुत जरूरी हो गया है। आरिफ हबीब साहब बहुत ही मोहतात तरीके से बात करते, बात तो जरूर करते हैं। ठीक है। और मैं इसकी बड़ी कदर करता हूँ, हमेशा सही मशवरा आपको देंगे, लेकिन बड़ी मोहतात अल्फाज में। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं उन्होंने की है तो फिर मजबूरी, आरिफ हबीब साहब इतने मजबूर हो गए बात कहने पे, तो बात बहुत गहरी है। अब बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी है। उसके बगैर मुल्क चला सकते हैं तो बिल्कुल मुल्क चलाएं। मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क चलेगा इस तरह जब तक आप सब एक टेबल पे नहीं होंगे। और फिर ये वही जो साहिब इख्तियार है, साहिब इख्तियार है, सियासतदान है, फौज है, ड्यूटी है। बिल्कुल। ये सब इस मामले में इकट्ठे हैं। ये ज्यादा लोग नहीं है, 6, 8, 10 लोग हैं, एक टेबल पे बैठे। अडियाला में रहे ना, टेबल पे बैठ सकते हैं ना, आप अडियाले से आकर बैठ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जुर्म किया तो जुर्म, लेकिन एक सियासी कुव्वत तो है ना। और वो कुव्वत क्या आपको लगता है ऐसी है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उससे उसका कद बढ़ रहा है? देखिए, वो तो अवाम का फैसला है ना। एक जमात है जो इक़्तिदार में रही है, जो उसी रास्ते से आई थी जो आज हुकूमत आई है। जी बिल्कुल वही सड़क है, उसका नाम भी वही है। तो फिर आप क्यों नहीं बैठ सकते? बात तो कर सकते हैं ना माने। जिस दिन आप अवाम को बैठे हुए नजर आए, ये मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। जब सियासी लीडर आपस में जुड़ते हैं, या ये जो साहिब इक़्तिदार हैं, या जो भी आपके मामलात हैं, यहां बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल। क्या ज़ियाउल हक ने के जमाने में फांसी नहीं हुई थी उस्मान अली भुट्टो को? बिल्कुल। क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठी थी या नहीं बैठी? बिल्कुल। तो ये सब बातें हुई हैं माजी में ना। तो आपको जरा अपने मामले से निकल कर मुल्क के मामले को सामने रखना पड़ेगा। अडियाले वाले को भी, जो बाहर है अडियाले से, ये सबसे अहम पॉइंट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वक्त दिया आपने। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर पार्टी। और हम भी सोचते हैं आपको भी दावत देंगे जी। बिल्कुल इंशाल्लाह। वक्त लेते हैं जी, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मुल्क के किसान जो है वो इस वक्त एक गंभीर सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। गंदम की कटाई तकरीबन बस होने ही वाली है, फसलें जो है वो आ चुकी हैं और फसलों में से जो गंदम निकलेगी उसका कोई खरीदार नहीं है जी। और वो खरीदार क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि जी क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली थी गंदम पहले, तो अब गवर्नमेंट जो है वो किसानों से क्या खरीदेगी? अब किसान इस बारे में तशवीश का शिकार है। हमारे साथ मौजूद है जी महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए हमें कि आपने जब मसाइल उजागर किए हैं किसानों के, तो उसमें सबसे पहला मसला तो इस वक्त किसानों का यही है कि हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीदेगी। इसके अलावा और क्या मसाइल हैं जो आप लोगों को दरपेश हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अवैस साहब का। कि गंदम जो है वो आपको पता है कि आ गई, और होना तो ये चाहिए था कि जब गंदम की काश्त हुई तो उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती। और यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल ही उल्ट निज़ाम है कि जब गंदम जो है वो कटाई शुरू हुई और उस वक्त तक भी इसकी पॉलिसी जो है वो नहीं अनाउंस की गई।
फिर खुदा खुदा करके पॉलिसी अनाउंस की, और वो पॉलिसी इतनी खराब और इतनी हौलनाक है कि जिससे किसानों को नुकसान ही नुकसान हुआ। सबसे पहले तो इनकी ज्यादती ये है, जो निगरान हुकूमत है ये उसको इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने मार्च के अंदर जो है फरवरी में ईसी ने उसकी इजाजत दी और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने 32 लाख टन जो है वो बाहर से गंदम मंगवा दी। अब अंदाजा लगाइए कि 2 माह के बाद आपकी अपनी गंदम आने वाली है। सही है। इससे ज्यादा इनकी नाहिली और नालेकी जो है वो क्या हो सकती है, और किसान दुश्मनी क्या हो सकती है। और वहां जो बैठे हैं फैसला करने वाले, उनको ये एहसास ही नहीं है कि आपका जो किसान है, जो 25 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुहैया करता है, और उसके साथ आप ये सलूक रवा रखने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो है फसल आ गई, कटाई शुरू हो गई, थ्रेशर लग गई। अब पंजाब गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो बारदाना पॉलिसी अनाउंस की शिफा के, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हम एक तो उसका टारगेट बिल्कुल कम दिया। अब ये 3 करोड़ टन जो है वो एक्सपेक्टेड है गंदम। जब कम होती है तो तब हम रोते हैं, और जब वो बम्पर क्रॉप हो जाती है तब वो अजाब सारा किसानों के लिए। बर्फ गिरती है तो बेचारे किसानों पर गिरती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा जी कि ये 1 अप्रैल से लेके और ये 17 अप्रैल तक जो है ऐप बना दी कि उसमें बारदाना अब किसान खरीद करेगा, और किसान जो है वो अच्छा उस ऐप का हाल उसी तरह जिस तरह ये कहते हैं कि आरटीएस बैठ गया था, वो ऐप बैठ गई। किसान वहां पे खड़े और घंटों जो है वो ऐप चलने का नाम नहीं लेती, 10 मिनट चलती थी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 17 तक जो है बारदाना जो है वो किसान ऐप में वो मांगेंगे, और उसके बाद जो है वो 2 दिन उसकी तस्दीक को लगेंगे, 17 और 18 को, और उसकी वेरिफिकेशन होगी। वो भी एक अजीब और गुंजल वाला इन्होंने निजाम दिया जो आज तक वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जो है वो गंदम खरीद करेगा महकमा जो फूड है, खुराक है। लेकिन आज आप देखें कि 25 तारीख हो गई है और कोई नाम निशान नहीं है, हू का आलम है। किसान जो है वो मारा मारा फिर रहा है। आप फिर फेडरल गवर्नमेंट का देख लीजिए कि पास्को का उन्होंने टारगेट इंतहाई जो है वो कम रखा। हम समझते हैं कि 50 लाख टन कम से कम जो है तो गवर्नमेंट को खरीद करनी चाहिए। ये जो टारगेट उन्होंने कम रखा वो इस वजह से रखा कि वो इंपोर्ट कर चुके थे और अब हमें मजीद गंदम की जरूरत नहीं थी, क्या यही वजह? जी अवैस ये अनवारुल हक काकड़ साहब ने कड़ाके निकाल दिए किसानों के। मैं ये कहता हूं कि वो नैब का इदारा जो वो कहां है, मैं जो नैब के चेयरमैन है उनसे मुल्तमिस हूं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब ये भी बताएं कि अगर पहले से किसान को मालूम होता, क्योंकि पॉलिसी की आपने बात की है, अगर पहले से किसान को मालूम होता कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी गंदम इंपोर्ट करने जा रही है, तो क्या हमारा किसान कोई और चीज उगा लेता? जी बिल्कुल उगाता, क्यों ना उगाता। हम तो देखें, हम तो मुहब्बे वतन हैं, हम इस जमीन का सीना चीर के अनाज मुहैया करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी आप कॉटन लगाएं, हम आपको 8,500 रुपए रेट देंगे। और शफा जुल्म ये देखें कि पिछली दफा कपास के साथ भी यही किया हुकूमत ने, 8,500 रुपए ऐलान किया। और वजीर आला जो उस वक्त निगरान थे उन्होंने कहा, जो उस वक्त वजीर आजम थे उन्होंने कहा जी कपास लगाएं, पाकिस्तान को जो कपास की जरूरत है। किसान ने वो लगाई, फिर उठाने वाला कोई नहीं था। हमने कहा कि इन्होंने कहा था कि टीसीपी जो है वो उठाएगी। और मैं ये कहता हूं कि SIFC जो एक इदारा बना है, आर्मी चीफ साहब से भी अपील करता हूं कि आपने ये इदारा बनाया है तो फिर कम से कम जो छोटा किसान है या जो पाकिस्तान का किसान है वो उसकी तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ खालिद वाद साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद के, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाद साहब, ये बताइए कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी रकम है वो 3,900 रुपए मुकर्रर की है और आप लोग कह रहे हैं कि ये कीमत कम है, क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल गंदम का जो रेट था वो 4,000 था, और आपको पता है कि जो हमने यूरिया खरीदी या DAP खरीदी या डीजल या यूनिट का हमने बिजली का रेट था वो हमारा इस साल की निस्बत 50% कम था। इस साल हमारा जो महंगाई है खाद की, डीजल की, DAP की, यूरिया की, और जो हमारा रेट है वो 100% बढ़ गया है।
उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पंजाब ने जो गंदम का रेट रखा वो 3900 रुपए रखा, और बदकिस्मती से वो 3900 वाला रेट भी जो है वो गवर्नमेंट हमसे नहीं खरीद रही। हमारी गंदम 2800 से 3000 में फ्लोर मिल मालकान और मिडल मैन, जिसने यही गंदम 20 दिन या महीने बाद 4000 4500 में आगे मार्केट में बेचनी है, जिससे गरीब को आटा फिर वही महंगा मिलना है। अच्छा। और बदकिस्मती आप देखें कि हमने इस साल किसानों ने गंदर वाफर मकदार में काश्त की, जिससे पहली दफा पाकिस्तान में गंदम जो है ना बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से $1 अरब की 32 लाख टन गंदम फैट जो निगरान सेटअप था उसने बाहर से इंपोर्ट कर ली, जिससे वो ऐसी गंदम है कि अगर आप देखें तो वो आटा खाने के काबिल नहीं है। इतना जुल्म है कि मेरी सिंध और पंजाब की गंदम तैयार है, सिंध की गंदम 1.5 महीना हो गया है मार्केट में रुल रही है, पंजाब जनूबी पंजाब 1 महीना से मार्केट में आ गई है, और अपर पंजाब भी गंदम हमारी निकल चुकी है। तो हमसे जो 3900 का पंजाब गवर्नमेंट ने वादा किया है उसमें भी गवर्नमेंट हमसे गंदम नहीं खरीद रही। और वो जो आटे की बात कर रहे हैं, अब वही मिडल मैन फ्लोर मिल 2200-2800 में खरीद के गवर्नमेंट को कहता है मैंने 4000 का खरीदा है, और गरीब को आटा भी महंगा मिल रहा है। और जो मुल्क चलाता है किसान, जो 70% मुल्क की माशी तौर पे वो किसान के कांधों पे जिम्मेदारी है, उसमें भी वो बेचारा बेबस और मजबूर है। तो जब हमारी बिलाल यासीन साहब से बात हुई वज़ीर खुराक पंजाब, वो कहते हैं कि पिछली मरतबा भी 3900 का रेट था, इस मरतबा भी 3900 का ही रेट है, पिछली मरतबा 4000 का रेट नहीं था, वो ये कहते हैं। 100% 4000 था। मैंने 4000 में खुद फूड डिपार्टमेंट को अपनी गंदम सेल की। आप इनका रेट देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 4000 का रेट था और वो गंदम हमसे खरीदी गई थी। अभी आप ये बताएं कि अभी इन्होंने कहा है कि हम 1 एकड़ पे 6 बोरी देंगे और 6 एकड़ वाले से गंदम खरीदेंगे। बलाल यासीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि 6 एकड़ वाले के 40 फर्द हैं। 6 एकड़ वाला तो गंदम बेच ही नहीं सकता, वो पूरी साल उसकी बड़ी मुश्किल से गुजारा अपने उसने गंदम पे करना है। गंदम जिसने 12 एकड़ वाले ने या 25 एकड़ वाले ने या 50 एकड़ वाले ने वाफर बीजी है, उसने बेचनी है। तो इन्होंने बिल्कुल इस दफा प्लान बनाया है कि किसान से गंदम खरीदनी नहीं है। आप सर्वे करवा लें पूरे चैनल्स को, मैं और गवर्नमेंट पंजाब को ये चैलेंज करता हूं कि मीडिया के सामने हमारे साथ बैठ जाए, अगर हम किसी बात पे झूठे हैं तो हमें जो मर्जी सजा दे। सही है, चैलेंज हो रहा है जी। हुकूमत पाकिस्तान को किसानों की तरफ से चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं चैलेंजेस का क्या होगा। बुखारी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। आखिर में ये बताइए कि हुकूमत से अब आप किसानों की डिमांड है क्या, अब आप लोग चाहते क्या हैं और कैसे हुकूमत आप लोगों के ये मसाइल हल करे? शफा, मैं ये कहता हूं कि मुल्क के अंदर जरी इमरजेंसी लगाई जाए जब तक, बल्कि आर्मी चीफ साहब जो इतना तवज्जो दे रहे हैं ज़राअत के ऊपर, और उन्होंने एक पूरा SIFC का एक नया इदारा जो है वो कायम किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है वो इनको समझाएं कि किसानों के लिए बिजली का रेट कम किया जाए। अब खाद के अंदर आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1 अरब 56 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो इन्होंने खाली, और इनको नोटिस जारी किए जो मसाफती कमीशन है उसने। खाद के अंदर कमी की जाए, डीजल के अंदर कमी की जाए, और ये जो है ना शोबाजियां ये ना की जाए। ये जो कि ये किसान कार्ड नहीं चाहिए हमें, किसान कार्ड, हम भिखारी नहीं है। ये सब्सिडी के नाम पे आप यकीन करें कि यही ब्यूरोक्रेसी खाती है, यही हुकूमती लोग खाते हैं पैसा। हमें तो सिर्फ हमारी फसल का सही मुआवजा जो दे दे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। सैयद महमूद बुखारी साहब और खालिद बाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम किसानों के हवाले से बात कर रहे थे। अब कुछ तालीमी मैदान की बात कर लें। इम्तिहान हो रहे हैं और इम्तिहान जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है, और यूं लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई है और ये इम्तिहान किसी तरह हमारे ऊपर से हट जाए, खत्म हो जाए। ये चेहरा होता है, ये देखें, ये इस तरह सर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, बच्चे बेचारे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से बताऊं कि वो अल्फाज घूम रहे होते हैं दाएं बाएं, उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन क्या हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि इम्तिहान की तैयारी करने का और बिल्कुल अपने जो सबक हैं जो आपको इम्तिहान के लिए रिवीजन करना होता है उसको याद करने के कैसे हैक्स हैं, कैसी ट्रिक्स हैं कि आपको फौरन याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो इम्तिहान में आप यूं फरफर लिखेंगे जाकर और अच्छे नंबर ले लेंगे। और टीचर आपको देख के मशकूक भी नहीं होंगी। वो अक्सर हम बैठे होते हैं ना ऐसे इम्तिहानी मरकज में, तो टीचरों को पता होता है कि अब इनको अल्लाह की जो मदद है, इमदाद
खलाई मखलूक से चाहिए। सही है। तो हिना अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और वो हमें इम्तिहान में कामयाबी के गुर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये आपकी नजर हुई वैसे मुझे ये बताएं, किसी ऐसे स्टूडेंट पे पड़ती है जो इम्तिहानी मरकज में ऐसे बैठा हो, फिर आपको लग रहा होता है कि अब ये खुदाई इमदाद के लिए इंतजार में है ये? यूजुअली 3 तरह के होते हैं। अच्छा। एक तो जो गैबी इमदाद का इंतजार कर रहे होते हैं, पर्चे खाली होते हैं, सोच रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं और ओवर एंशियस होते हैं, तो उनकी एंजाइटी से वो उनके हाथ पाँव सब हिल रहे होते हैं। अच्छा, हाँ। लिख रहे होते हैं। और एक होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट वो काम होते हैं, पीस के साथ वो अपना कर रहे होते हैं। और एक वो होते हैं जो इम्तिहान देकर निकलते हैं और कहते हैं ओहो बहुत बड़ा पेपर हुआ, बहुत बुरा पेपर हुआ, और नंबर उनके 99 आते हैं। वो मैं थोड़े अजीब स्टूडेंट वो भी टॉप करते हैं फिर। हाँ, तो अब मसला ये है कि भाई इम्तिहान के लिए जो साल भर पढ़ा है वो याद नहीं रहता। याद करने के लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि जिंदगी उनकी आसान हो जाए? वो जो आपने आखिरी कैटेगरी बताई, आपका जवाब देने से पहले मैं जरा उन स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी जो कहते हैं बुरा पेपर हुआ। वो झूठ नहीं कह रहे होते। अक्सर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार तुम तो बहुत झूठे हो जब रिजल्ट आता है। हाँ। वो झूठ नहीं कह रहे होते, उनका परफेक्शनिज्म ये उनसे वो मुतालबा करता है कि जितना भी अच्छा हो, उनको लगता है कि 100% नहीं था, तो इस वजह से वो ये कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका रिजल्ट कैसे अच्छा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक्स पर। मेमोराइजेशन टेक्निक्स मैं आपसे 5 डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, फॉरगेटिंग कर्व जिसे कहते हैं। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने 1880 में इस पर रिसर्च की थी और वो उन्होंने इसको पेश किया था, जिसके मुताबिक हमारी जो मेमोरी है वो इस तरह काम करती है कि हम जो भी लर्न करते हैं नई चीज, वो 1 घंटे के अंदर हम उसका 50% भूल चुके होते हैं। अच्छा। और 24 आवर्स में हम उसका 70% भूल चुके होते हैं। एक हफ्ते में हम उसका 25% ओनली वी कैन रिटेन, और 1 महीने बाद उसका हार्डली 10% हमें याद रहता है। तो अगर ये फॉरगेटिंग कर्व को समझ लें स्टूडेंट्स, तो उनको रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। अक्सर टीचर्स ये कहते हैं ना कि रिवाइज कल, आज जो पढ़ा है उसे कल रिवाइज करो, उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर रिवाइज करो। तो वो क्यों जरूरी है? और स्टूडेंट्स हमें समझ आ गया, अब हम एग्जाम से पहले करेंगे, तो आपको जितना भी अच्छा समझ आया, अगर आपने स्पेस रेपिटेशन नहीं किया तो यू गोइंग टू फॉरगेट इट, बिकॉज ये तो एक फिनोमेना है, यू कांट हेल्प इट। ब्रेन फंक्शन ऐसे। बिल्कुल। तो पहली जो इसमें स्पेस रेपिटेशन के लिए आपको ये देखना होगा कि कितना फ्रीक्वेंटली उसको रिवाइज करना चाहिए। आपने आज पढ़ा, आप उससे नेक्स्ट डे जरूर रिवाइज करें। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद 1 महीना, फिर 3 महीना और फिर 6 महीने। तो उसमें आपको वो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी से, वर्किंग मेमोरी से, और वो आप उसका रिटेंशन का वो बढ़ता चला जाएगा। आप उसे भूलेंगे देर से। पहली टेक्निक ये है कि रिवीजन कांस्टेंट रिवीजन। लेकिन उसके लिए अगर आप ये यूज करेंगे कि 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो आपको वो आसानी रहेगी। आपको पता होगा आप इन अलाइनमेंट विद साइंस या हल्का फुल्का लिखने वाला सिलसिला भी करें। नहीं, having a look is not enough. उसके लिए तो फिर वो अलग टेक्निक्स हैं कि आपको नोट से एंगेज करना चाहिए अपने आप को। पैसिवली आप सिर्फ देखेंगे तो आपको याद बहुत कम रहेगा, आपको उसको एक्टिवली एंगेज करना है। मैं उसकी टेक्निक्स पे आती हूँ। तो सेकंड चीज है स्पेस रेपिटेशन के बाद जो सेकंड चीज है, दैट इज चंकिंग। चंक क्या होता है? चंक किसी चीज का चंक, हमारे सोशल मीडिया पे चंक जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को लंबे नंबर्स याद करने पड़ते हैं, डेट्स याद करनी पड़ती हैं, स्टैटिस्टिक फिगर्स याद करने पड़ते हैं, तो उसके चंकिंग उसमें यूज होती है। चंकिंग में आप एक बड़ी चीज को स्मॉल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर है, अब आप या आईडी कार्ड, आप एक साथ उसको फोन नंबर नहीं याद कर, छोटे छोटे 0345 भिवानी झंझा 56 538। बिल्कुल ऐसा ही। दिस इज चंकिंग। तो ये आपको लॉन्ग पीसेस ऑफ जो है जो वैसे मीनिंगफुल नहीं होते आपके लिए, आप जब चंक कर लेते हैं तो वो आपके लिए मीनिंगफुल बन जाता है। उस तरह आप इसे याद करें। तीसरी टेक्निक है निमोनिक्स या एसोसिएशन, मतलब जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये होता है कि आपके पास अगर एक लंबी लिस्ट है, आपने उस लिस्ट के हर लफ्ज का पहला हर्फ ले लिया और उससे एक नया लफ्ज बना लिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल रेनबो कलर्स, बताइए मुझे क्या होते हैं? विबग्योर। What is Vibgyor? It's a mnemonic. हाँ बिल्कुल, वो उसके इनिशियल्स बिल्कुल सही है। वो जिस तरह वो था ना, वो कर्ली ब्राउन हेयर वाला, वो क्या था? कर्ली ब्राउन फॉक्स नहीं, वो जो पूरी एक मैथ्स की इक्वेशन थी जिसको हमने कर्ली ब्राउन दिस गर्ल, वो मेरे माइंड से निकल गया ना। बॉटमस की इक्वेशन। जी, या बिल्कुल जैसे प्लैनेट्स के नाम है,
तो उनके लिए वो है कि माई वेरी एंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स। अच्छा, हर अल्फाबेट उसका पहला अल्फाबेट है, तो उसका आप सेंटेंस बना ले, आप उसका एक वर्ड, जैसे विबग्योर में आपने उसका वो बना लिया इस तरह से। जैसे विबग्योर है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विबग्योर याद कर लिया मैंने तो मेरे सामने सारे कलर्स आ गए रेनबो के सीक्वेंस। तो इससे कहते हैं ये टेक्निक है, इसका मतलब पता नहीं चला मुझे। आज मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी बड़ी टेक्निकें इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, उन्हें टीचर्स ने नहीं सिखाई होती। बाद स्टूडेंट्स इमोशनली या आप कह लें कि उनके अंदर ये वो होती है कि अपनी लर्निंग से उनको अवेयरनेस होती है, उन्हें पता होता है क्या चीज वर्क करेगी। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होते लेकिन वो उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पढ़ा ली जाए वो कॉन्सेप्ट्स या टीचर्स उन्हें उसी तरह स्कूल में पढ़ाएं तो फिर तो लर्निंग अमेजिंग होगी। फिर स्टूडेंट्स के ऊपर वो टूल से इक्विप हो जाएंगे, जैसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो आप थे मेटाकॉग्निटिवली अवेयर, तो आपको पता था कि ये पता नहीं, तो लफ्ज ही मैंने मुश्किल सा लग रहा है। लफ्ज बाद में पता चलता है, मुश्किल लफ्ज है, इसका मतलब ये काम मैंने किया। हाँ, तो ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं विजुअलाइजेशन, फोर्थ टेक्निक। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जहन में तस्वीरें बनाना। तो आप मैं जहन में बड़ी तस्वीरें बनाता हूँ, फिर वो ब्लॉक कर देती हैं वो मुझे कि भाई नहीं भाई तुम कैसी। हाँ। इसमें मैं कोई लबकुशाई नहीं करूंगी इस वक्त नाजरीन, मैं बड़ी एक सिचुएशन में बैठी हुई। अब वो तस्वीरें जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वरना फिर ऐसा ही है, वरना तो फिर ब्लॉक ही होंगे फिर आप। टीचर भी एक तस्वीर बना देगी फिर आपके बच्चे पे, जीरो की तस्वीर होगी वो। अच्छा, तस्वीर की विजुअलाइजेशन में हम ये करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को ज्योग्राफी में याद करने हैं नेम्स ऑफ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स। अब ये एक मुश्किल टास्क होती है, 20-25 तो याद करने ही पड़ते हैं। क्लास 8 तक बच्चों को आराम से वो आ रहा होता है लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल आपको याद करना है यूएसए का कैपिटल, ठीक है? यूएसए का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। तो आपने क्या सोचा? हाँ, टीचर पूछती है, टेंशन आ जाती है, पता भी होता है तो भी भूल जाते हैं। और इधर से फिर खैर हमारे वक्तों में तो एक हल्का सा आ जाता है, वॉशिंगटन को याद कैसे करें? हाँ। तो आप अपने जहन में जितनी रिडिकुलस विजुअलाइजेशन होगी उतना आसान उसको याद रखना, मतलब जितनी सिली और स्टूपिड। तो आप ये सोचें कि वॉशिंग हो रही है, यूएसए के मैप के ऊपर एक खातून कपड़ों की धुलाई कर रही है, मुझे वॉशिंगटन याद हो जाएगा। वेरी गुड, तो आपको वॉशिंगटन याद हो जाएगा। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। सही। तो आपको रिडिकुलस विजुअलाइजेशन करनी है, सेंसिबल नहीं। अच्छा, उसके बाद 5वीं टेक्निक पर हम आते हैं, जिसे कहते हैं मेमोरी पैलेस। तो मेमोरी पैलेस में आपको सीक्वेंसेस लर्न करने में हेल्प करता है। उसमें आप इमेजिन करते हैं अपना घर या अपना रूम, जिसकी आप डिफरेंट लोकेशन से आप फेमिलियर हैं। जैसे आपका घर है, अब आपको उसका टूर एक करना है, ठीक है? तो आपने हर कमरे में अपने जो सीक्वेंस है उसकी एक चीज रख दी अपने माइंड में सोचकर। आपने अपने किचन में एक चीज रख दी, आपने अपने बेडरूम में, आपने लाउंज में, और आपने उसका एक टूर लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज अपने माइंड में इमेजिन करें। अब जब आप हर उस कमरे में जाएंगे, हर उस किचन में जाएंगे, उन जगहों पे जाएंगे, तो वो एक एक चीज आपने अपने जहन में वहां रखी हुई है। जब आप रिकॉल करेंगे कर दिया उसको, उस जगह पर आपको वो चीज याद आ जाएगी, वो चीज आपको वहां पर मिल गई। करेंगे, आपने अपने माइंड में उसे प्लेस कर दिया और फिर अपने माइंड में उसको आपने वापस उसको रिवाइज कर दिया। वेरी गुड चीज। सीक्वेंसिंग, ये अगर टेक्निक्स आपको 15-20 साल पहले बताती तो शिफा के अच्छे नंबर ले लेते। बेहतरीन, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंटों, ये टेक्निक्स इस्तेमाल करो, कुछ पढ़ो और इम्तिहानों में अच्छे नंबर हासिल करो। ये मुल्क आपको पता है, आपने इसकी बागडोर संभालनी है, और जब तक इम्तिहानों में सही काम नहीं करोगे बिल्कुल फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पैशन से पढ़ो, ये पैशन बड़ा जरूरी है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम से नाजरीन हम लेंगे इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।